हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर, जो बोर्ड परीक्षा में 5 अंक की पूछी जाती है और हर साल पूछी जा रही है। और ये बोर्ड परीक्षा में केवल 5 अंक की पूछी जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रश्न में बनती है और किसी में नहीं। हम बात कर रहे हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति की। आज की इस वीडियो में हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, यानी ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा होने वाली है, जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी तो क्लियर होंगे कि नहीं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, कुछ भाषा यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको पहले समझेंगे। तो मान लीजिए, माना एक धातु का कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है? एक एल है। लंबाई क्या है? एल है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन एन है, और इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। जी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कोई एन है, तो ये हम अच्छे समझेंगे। और इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। और अनुगमन वेग वी डी। अनुगमन वेग क्या जानते हो कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु के बीच वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। और इनके बीच विभवांतर क्या है? वी है। और जिससे प्रवाहित धारा कौन हुई? आई है। तो आइए समझते हैं कैसे, क्या लिखा है। तो एक धातु के तार की लंबाई L है। एक धातु के तार की लंबाई क्या है? L है। तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? इसका A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाते हैं, इसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाते हैं, तो इसमें धारा I बहने लगती है, यानी प्रवाहित होने लगती है। यदि तार में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? N से। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, तब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाता है? VD हो जाता है। इतना याद रखना है, सिंपल सी भाषा है, इसको लिखना है। फिर देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग हो जाता है, तब हमने पढ़ा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यानी देखो कि जैसे उसमें I धारा प्रवाहित होती है और प्रतीकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, तब अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध से, इसको तो आप सबने पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है? I बराबर क्या होता है? NEAVD। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। बिल्कुल रटना नहीं है, अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। इससे पहले हम विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा चुके हैं, तो यही वह संबंध है। I बराबर NEAVD। I धारा है, VD अनुगमन वेग है। तब देखेंगे, अब मान लीजिए कि तार है और तार के बीच जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र, जो इसकी विपरीत दिशा में है। तो अब मान लीजिए कि इस तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के जितने भी बिंदु हैं, तार के अंदर जितने बिंदु हैं, तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, तार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है, और वैद्युत विभवांतर V है, और तार की लंबाई क्या है? L है। तो तार के प्रत्येक बिंदु पर, यानी जितना लंबा तार हुआ उतने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उतना ही लंबा क्या है? विभवांतर। तो एक संबंध पड़ा है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो क्या होता है? V/L। E बराबर V/L। इसको याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध E बराबर V/L हो जाएगा। प्रत्येकांक लंबाई L हो जाएगी और विभवांतर V, इसको याद रखना है। तो अगर हम चाहें तो फिर देखेंगे कि अगर मान लीजिए अब क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा। तो क्या लिखें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित, तब लिखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। ठीक है, तो आपको अच्छे से बस याद रखना है, E बराबर V/L ध्यान रखना है, I बराबर NEAVD ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। फिर देखिए, अब बात करें वैद्युत क्षेत्र में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। तो हमने एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी है, E बराबर F/Q। अगर हम इसको कैंची गुणा करें तो F बराबर क्या हो जाएगा? E × Q। चूँकि हम पढ़े हैं Q बराबर क्या होता है? E, यानी क्या? इलेक्ट्रॉन, आवेश कितने? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम Q की जगह E लिख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा?
ई इंटू स्मॉल ई, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छे समझ लेना है कि किससे निकाला हमने, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, तो ई बराबर एफ बराबर ई इंटू स्मॉल ई हो जाएगा। अब हम क्या करें कि अगर हम क्या करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम क्या करें कि जो ई एफ बराबर है, एफ बराबर हम ई का मान यहाँ पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर वी बटे एल, क्या हो जाएगा, ई की जगह क्या रखें, वी बटे एल इंटू क्या बचेगा, ई बचेगा। ठीक है, ई बचेगा। यदि अब हम मान लें कि यदि जो तार है, ठीक है, यदि तार में किसी में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान अगर क्या है, एम है, यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान एम हो, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, एम हो, तो वैद्युत क्षेत्र में बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो वैद्युत क्षेत्र में बल के कारण उत्पन्न त्वरण। ठीक है, यह हम लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न त्वरण। आप अच्छे से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही रटो। क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान अगर एम हो तो वैद्युत क्षेत्र में या फिर बल के कारण उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वैसे तो परिभाषा पढ़ी है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन हमने एक न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा है, एफ बराबर एम ए, जहाँ ए क्या है, त्वरण है, एम क्या है, द्रव्यमान है। तो अगर हम ए बराबर बनाएं तो एफ बटे क्या होगा, एम, एफ कहाँ आ जाएगा, एफ के नीचे क्या आ जाएगा, एम। तो देखेंगे द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, एफ बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण, ए बराबर एफ बटे एम। ठीक है, तो क्या किससे लिखेंगे, द्वितीय गति के द्वितीय न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो ठीक है, तो ए बराबर एफ बटे एम। अगर हम क्या करें, ए बराबर एफ की जगह हम क्या लिखें, यहाँ हमने मान लीजिए समीकरण 2 से बात करें, तो एफ की जगह हम क्या लिखें, वी बटे एल इंटू ई, और एम नीचे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एम एल, यानी वी इंटू ई बटे एम एल। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, ये खास है हमारे लिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं, मान लीजिए तार है और तार के अंदर मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो धनायनों से टकराते हैं, तो इनका वेग बढ़ जाता है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब तार क्या होगी, तार क्या होंगे कि तार जो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, तो इनमें टकराने के पश्चात क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वृद्धि होती है। यानी कितनी की वृद्धि होती है, वो ए टॉ की वृद्धि होती है। टॉ क्या होगा कि उसमें समय अंतराल है, यानी इतने टकराने में इतना अंतर हो रहा है, तो ये टॉ है। टॉ क्या है, समांतराल कहलाता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, इसे हम श्रांति काल कहते हैं। तो जब क्या होंगे, इस तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, तो इनमें ए टॉ की वृद्धि होती है। कितने की, ए टॉ की वृद्धि होती है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो हम समझ लेना है, फिर लिख देना है कि तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इनमें ए टॉ की वृद्धि होती है। कितने की, ए टॉ की वृद्धि होती है। यानी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के धनायनों से टकराने पर ए टॉ की वृद्धि होती है। क्या होती है, ए टॉ की वृद्धि होती है। अब मान लीजिए किसी क्षण क्या होगा, अगर मान लीजिए टकरा रहे हैं, ए टॉ की इनमें वृद्धि हो रही, अगर मान लीजिए किसी क्षण जो वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, यानी तार के अंदर किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित हो, तो इनका वेग बढ़कर क्या हो जाता है, क्या इनका उसमें वेग बढ़कर क्या हो जाता है कि u1 प्लस ए टॉ 1 हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, तो u1 प्लस ए टॉ 1 हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर ऐसी इस प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो u2 प्लस ए टॉ 2 की वृद्धि हो जाती है। ऐसे तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो u3 प्लस ए टॉ 3 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार इनमें क्या हो जाती है, वृद्धि चलती है। इस प्रकार क्या हो जाती है, इनमें वृद्धि हो जाती है।
तो किस क्षण जब उसमें वे यानी इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत क्षेत्र क्या हो, इलेक्ट्रॉन यानी वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तार के अंदर, तो इसमें किसकी वृद्धि हो जाती है, उसमें वेग यानी इसका वेग बढ़कर क्या हो जाता है, u1 + a τ1 हो जाता है, u2 + a τ2 हो जाता है, u3 + a τ3 हो जाता है। देखो ज़्यादा भाषा सब अगर उसमें हम देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, तो सिंपल समझना है कितना वेग बढ़ जाता है फिर और बढ़ जाता है, क्या हुआ वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तब हम देखेंगे। तो इसको अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसका काम ख़त्म है। फिर हम देखेंगे अब क्या होगा, तब इनका औसत ऊष्मीय, तब इनका औसत वेग, तब क्या हो जाएगा इनका औसत वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा इन सब का जोड़, तो यानी औसत वेग क्या होगा अनुगमन वेग, औसत वेग को क्या कहेंगे अनुगमन वेग, यानी क्या हो जाएगा u1 + a τ1 + u2 + a τ2 + u3 + τ3 डॉट डॉट ऐसे a τn तक वृद्धि इनकी होती है। इसी प्रकार इनका उसमें भी यानी कुल क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी औसत वेग क्या होता है इन सबकी संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यानी बटे क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा n। अगर हम क्या करें कि इसमें u1 u2 और u3 को अलग कर लें, u1 + u2 + u3 डॉस un बटे n कर दें, प्लस n का मतलब इन सबके भाग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा a τ1 + a τ2 + a τ3 डॉस a τn, ठीक है, प्लस लगाए यहाँ पर, ये अलग हो जाएगा, हम इसे अलग कर लेते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए u1 + a τ1 क्या होगा एक ऊष्मीय वेग, तो इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या होता है 0 होता है, यानी इन सब का मान क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा τ1 + τ2 + τ3 प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट τn हो जाएगा बटे में n होगा, तो क्या होगा n हो जाएगा। तो उसमें वेग क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग क्या होता है 0 होता है, तो क्या बचेगा हमारा कि Vd बराबर क्या बचेगा केवल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा τ1 τ2 τ3 क्या होता है ऐसे पढ़ेंगे τ1 + τ2 डॉट डॉट मान ली τn क्या होता है बटे n क्रांतिकाल, यानी मुक्त दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को क्रांतिकाल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ बराबर τ1 τ2 + τ3 होता है बराबर क्या होता है टॉ, तो हम इन सब की जगह पर क्या लिख दें टॉ लिख दें, तो क्या हो जाएगा a टॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा Vd बराबर क्या हो जाएगा a टॉ हो जाएगा। इसे हम कोई समीकरण क्या नाम है यहाँ पर चल रहा था हमारा 3 है, तो इसे हम समीकरण 4 नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बड़ी डेरिवेशन है, अच्छे समझना है, समझ में आई हो इतनी। अब देखिए Vd अगर यहाँ बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार रिपीट देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आयनों से टकराते हैं, जिसमें उनमें ए टॉ की कितनी हो जाती है ए टॉ की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर टॉ क्या होता है क्रांतिकाल, यानी धन आयनों से टकराने के बाद यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय अंतर लगता है वो क्रांतिकाल हो जाता है और ये उनका त्वरण यानी बढ़ रहा है। अब देखिए कि फिर देखते हैं कि अगर मान लो किसी क्षण इलेक्ट्रॉन जो वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो वो उनका जो वेग बढ़कर क्या हो जाता है u1 a2 हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़कर u1 + a2, दो का u2 + a2, इस प्रकार सब का इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, इस प्रकार ये हो जाती है। फिर इनका औसत वेग निकाला तो हमने इसका देखा, और u1 u2 क्या हो उसमें वेग होता है या क्या होता है 0 होता है। अब देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने a यानी देखें a, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 में हमने a का मान क्या बनाया VE/ml, तो हम किससे बढ़ रहे VE/ml क्या हो जाएगा VE/ml इंटू क्या हो जाएगा टॉ हो जाएगा, टॉ हो जाएगा कि नहीं। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 5 मान लेते हैं जी, किससे किया हमने समीकरण 3 से किया, ठीक है समीकरण 3 से। अब देखिए अगर हम यहाँ पर चले जाएं तो फिर समीकरण 1 के पास मैंने ब्रैकेट बना दिए थे जिससे हम समझ सकते थे। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से, अब किससे समीकरण 1 से, तो I बराबर NEA। अब देखिए Vd, अब Vd की जगह हमारा Vd का मान क्या बना है VE टॉ बटे ml। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम I बराबर n E है, E कितने हैं 2 है, तो NE² a टॉ बटे क्या हो जाएगा ml, सॉरी V भी है
तो V/ml हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं, तो ये V है, V को लिखें सही। अगर हम क्या करें, अब देखिए क्या करें कि V को, या हम चाहें तो V को वहीं रहने दें और I को उसके क्या हो जाए, I को हम क्या पहुंचाएं, उसके नीचे पहुंचाएं। तो क्या हो जाएगा, ml कहाँ आ जाएंगे, ऊपर। यानी कैसे हो जाएंगे कि ऐसे मान लेते हैं कि V अपनी जगह पर रह गया, I उसके नीचे आ गया, V वहीं जगह, I इसके आ गया। तो ml कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर। कैंची गुणा करेंगे तो ml कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर, और बाकी के नीचे आएंगे Ne²A तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कैंची गुणा हुआ कि जे इसकी जगह इसका इसमें गुणा हुआ, इसका नीचे एक माना तो इसका इसमें गुणा हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर एक दूसरे की अदला बदली हो जाएंगे, क्योंकि देखो बराबर में, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, तो हम यहाँ साफ कर लेंगे थोड़ा है। ठीक है, फिर देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ ml यानी देखिए कि द्रव्यमान, लंबाई, और Ne² तो क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। हमने पढ़ा है कि ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान है, ये सब क्या हो जाए, परिवर्तित हो गया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह क्या होता है, V अनुक्रमानुपाती I होता है। तो V अनुक्रमानुपाती पे चिन्ह क्या होता है, R। I को अगर नीचे पहुँचा तो V/I बराबर क्या होता है, R। R क्या होता है यहाँ पर, नियतांक। तो ये सब किसके बराबर होता है, R। ml यानी द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, समांतराल, इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाता, ये सब क्या होते हैं, नियत होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे नियतांक, यानी ये किसके बराबर हो गए, R के बराबर। तो क्या बचा हमारा, V/I बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। V/I क्या हो जाएगा, नियतांक। यही क्या है, ओम का नियम है। इसे हम नियतांक को R से लिख सकते हैं, तो यह ओम का नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो। तो अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर कुछ भी समझ में देखेंगे, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।